हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन देव शर्मा और आप देख रहे हैं स्टार ट्यूब। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार इस चैनल पे विज़िट कर रहे हैं या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं, तो आपको मैं इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि आपको इस चैनल पे जो है फ़िज़िक्स एंड केमिस्ट्री क्लास 11th एंड 12th दोनों क्लासेस के बेस्ट हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। मेरे खुद के हुए लिखे नोट्स हैं, तो आप प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लेना। आपको वहाँ पे क्लास वाइज जो है फ़िज़िक्स एंड केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट बने हुए मिल जाएंगे। उसमें आपको ऑलमोस्ट सभी चैप्टर के जो है नोट्स मिल जाएंगे अपलोडेड, तो आप वो देख सकते हैं। और अगर आपको वो वीडियोस भी पसंद आए तो प्लीज़ उनको भी लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। और बात करें इस वीडियो की, तो ये है आपका केमिस्ट्री क्लास 12th का चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट। तो ये भी आपका बेस्ट नोट्स हैं। आपको जब आप देखेंगे इसको एंड तक ज़रूर देखना, तो आप खुद ही समझ जाएंगे। आपको इतनी इजी लैंग्वेज में इतने बेस्ट तरीके से बना हुए नोट्स मुझे नहीं लगता आपको यूट्यूब पे मिलेंगे। इसमें आपको एनसीईआरटी के जो एग्ज़ाम्पल है, चाहे वो सॉल्व हो या अनसॉल्व हो, और टेक्स्ट क्वेश्चन वो भी इसमें इंक्लूडेड है इन नोट्स में। तो आपको ये समझिए कि एनसीईआरटी देखने की भी मुझे नहीं लगता ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आप सिर्फ उसमें से एक्सरसाइज क्वेश्चन करना चाहें एनसीईआरटी में से तो आप वो कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके लिए ये नोट्स जो हैं मेरे, ये बहुत होने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज़ इसे एंड तक देखना और पूरा देखना। तो स्टार्ट करते हैं। यह है आपका सॉलिड स्टेट। अ सॉलिड इज़ डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज़ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। तो सॉलिड कैसे डिफाइन होता है? स्टेट ऑफ मैटर जिसका जो है डेफिनेट शेप हो और डेफिनेट वॉल्यूम हो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, तो इट हैज़ स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एज कंपेयर टू द अदर स्टेट ऑफ मैटर। तो इसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट होता है अगर आप कंपेयर करें गैस या लिक्विड से। तो सेकेंड पॉइंट, in solid constituent particles, ion atoms and molecules are nearer to each other as compared to other state of matter। और ये जो होते हैं इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो क्या होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा पास होते हैं एक दूसरे के सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के कंपैरिजन में। In solid, constituent particles cannot leave their position. They can just oscillate about their mean position. इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं, वो सिर्फ अपनी मीन पोजीशन पे टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। फोर्थ पॉइंट है सॉलिड्स आर रिजिड। फिफ्थ है आपका सॉलिड्स आर लीस्ट कंप्रेसिबल। सिक्स्थ है आपका सॉलिड्स हैव ग्रेटर डेंसिटी दैन लिक्विड एंड गैस। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थे सॉलिड के। फिर आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड जो है आपके दो टाइप के हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन जो है वो आपको 4 टाइप के पढ़ने हैं, आयनिक, कोवेलेंट, मेटेलिक एंड मॉलिकुलर। तो इनके बारे में भी हम आगे देखेंगे। फिर आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड, सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड देख लेते हैं। A solid is said to be crystalline if the constituent particles of solid are arranged in a definite geometrical pattern। इसका एग्जाम्पल देखें तो क्वार्ट्ज, डायमंड, आपका एक्सेट्रा, ये सब आपके एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है कि वो सॉलिड जिनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो क्या हो, एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न में अरेंज हो। ठीक है, डेफिनेट मीन्स है कि वो एक ही पैटर्न फॉलो करें। तो अगर स्क्वायर है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बस, तो स्क्वायर के आप देखेंगे कि 4 जो उसके जो पॉइंट्स है, अगर उनको मैं एजेस को अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर मैं कंसिडर करूँ तो वो क्या होंगे, उसके ऊपर अगर आप स्क्वायर रखेंगे तो उसके भी पार्टिकल्स उसी लाइन में आएंगे, साइड में रखेंगे तो उस वाले स्क्वायर के भी उसी के लाइन में रहेंगे। मीन्स वो एक पैटर्न फॉलो करेंगे। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल। तो उसी तरह से जो पार्टिकल्स है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्या होते हैं, वो डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न जो है वो फॉलो करते हैं। इसका एग्जांपल बता ही दिया, ग्रेफाइट हो गया आपका, डायमंड हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, कॉपर, आयरन एक्सेट्रा, ये सारे क्या आपके
क्रिस्टलाइन सॉलिड है। फिर है आपका अमॉर्फस सॉलिड। तो अ सॉलिड इज सेड टू बी अमॉर्फस इफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डू नॉट फॉलो एनी रेगुलर ज्योमेट्री। तो अगर कोई भी रेगुलर ज्योमेट्री फॉलो ना करे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किसी सॉलिड का, तो वो कौन सा सॉलिड होगा? अमॉर्फस सॉलिड। इसका एग्जांपल है आपका ग्लास, प्लास्टिक, वुड, रबर एक्सेट्रा। तो अब है कंपैरिजन बिटवीन अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, आपको ये एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि कंपैरिजन करना होता है। तो आपको कंपैरिजन इसी तरह से करना है, लाइन खींच के, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का फर्स्ट पॉइंट है आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल पैटर्न। तो इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं? फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल पैटर्न में अरेंज होते हैं। अमॉर्फस सॉलिड, देयर इज़ नो रेगुलर ज्योमेट्री ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इसमें कोई भी रेगुलर ज्योमेट्री नहीं होती। क्रिस्टलाइन में सेकंड पॉइंट लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। लॉन्ग रेंज मतलब ये आपको जो पैटर्न होगा वो काफ़ी लंबे पैटर्न दिखेंगे आपको, ये नहीं कि दो चार हो, ये आपको लॉन्ग रेंज ऑर्डर में दिखेगा। और अमॉर्फस में क्या है? मे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर और नो ऑर्डर एट ऑल। इसमें मोस्टली तो ऑर्डर होता नहीं है, और अगर होगा तो वो शॉर्ट ऑर्डर होगा, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा। थर्ड पॉइंट, इट हैज़ फिक्स्ड शेप ज्योमेट्रिकल जनरली विद एजेस। इट हैज़ फिक्स्ड शेप जनरली विद एजेस, इट हैज़ नो फिक्स्ड शेप। तो जो क्रिस्टलाइन का होता है वो फिक्स शेप होता है एज से, और इसका अमॉर्फस का शेप फिक्स्ड नहीं होता। फोर्थ पॉइंट, इट हैज़ डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, इट हैज़ नो डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इट मेल्ट्स ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। और जो अमॉर्फस है उसको आप पिघला के किसी भी शेप में भी बना सकते हैं। इट कैन बी मोल्डेड एंड ब्लोन इनटू वेरियस शेप्स। सिक्स पॉइंट, इट इज़ एनिसोट्रोपिक। एनिसोट्रोपिक दैट इज प्रॉपर्टीज आर नॉट सेम इन ऑल डायरेक्शन। तो एनिसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक ये भी पूछा जाता है क्या होता है। तो एनिसोट्रोपिक क्या होता है? जिनकी प्रॉपर्टी जो है वो हर डायरेक्शन में सेम ना हो। और आइसोट्रोपिक क्या होता है? वो प्रॉपर्टी जो होती है हर डायरेक्शन में सेम होती है। सेवेंथ है, इट शोज क्लीवेज प्रॉपर्टी, मीन्स प्लेन सरफेस आफ्टर कटिंग। तो अगर आप उसको कट करेंगे तो वो जो क्या होगा? प्लेन सरफेस शो करेगा। और इसमें इट डज नॉट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी। अमॉर्फस आपका क्लीवेज प्रॉपर्टी शो नहीं करता। फिर क्रिस्टलाइन, इट इज़ अ ट्रू सॉलिड। अमॉर्फस, इट इज़ अ सूडो सॉलिड। तो ये था आपका कंपैरिजन क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड का। देन उसके बाद एक नोट है, ये आपका पूछ लेते हैं कि ग्लास इज़ नॉट अ ट्रू सॉलिड बट इट इज़ अ सुपर कूल्ड लिक्विड, व्हाई? तो आप ये देख लीजिए, इसका रीज़न जो है वो पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो ग्लास इज़ नॉट अ ट्रू सॉलिड but it is a super cool liquid because it flows although very slowly due to high viscosity. This can be clearly observed in the windows pane of ancient building, which these panes are thicker at bottom and thinner at top. तो ये जो है ट्रू सॉलिड नहीं होता है ग्लास, बट सुपर कूल लिक्विड होता है। क्यों? क्योंकि ये जो है बहुत ही स्लोली फ्लो करता है हाई विस्कोसिटी की वजह से। और अगर आपको इसको ऑब्ज़र्व करना है तो आप किसी भी पुराने बिल्डिंग में जाइए, उसका जो विंडो का शीशा होगा उसको देखेंगे तो वो आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि नीचे से क्या होगा? मोटा होगा, और ऊपर से पतला होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो टाइम के साथ क्या हुआ है? वो फ्लो कर गया है नीचे की तरफ, ठीक है, वो नीचे की तरफ फ्लो कर गया है। तो इसीलिए वो क्या होता है आपका? नीचे से थिक होता है, ऊपर से थिन होता है। तो यही है इसका रीज़न कि ग्लास क्या होता है? ट्रू सॉलिड नहीं होता, वो सुपर कूल लिक्विड होता है। फिर आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू अमॉर्फस। कैसे कर सकते हैं सॉलिड को? बाय मेल्टिंग इट एंड देन रैपिडली कूलिंग इट। तो आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को अमॉर्फस में कन्वर्ट करने के लिए उसको पिघलाइए और उसको रैपिडली कूल कर दीजिए, वो चेंज हो जाएगा। फिर आपका अमॉर्फस सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू क्रिस्टलाइन सॉलिड बाय हीटिंग इट एंड देन कूलिंग इट स्लोली अंडर हाई प्रेशर। तो अमॉर्फस को क्रिस्टलाइन बनाने के लिए उसको हीट कीजिए
और उसको फिर स्लोली हाई प्रेशर के अंदर कूल कीजिए। फिर आपका ग्लास ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एंशियंट पीरियड टर्न्स मिल्की ड्यू टू सम क्रिस्टलाइजेशन। तो ग्लास जो होता है उसके जो सामान ग्लास ऑब्जेक्ट्स है वो पुराने समय के वो क्या हो जाते हैं, मिल्की हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं? ड्यू टू हीटिंग ड्यूरिंग डे एंड कूलिंग एट नाइट। तो दिन के समय में क्या होता है, हीट गर्मी रहती है, रात में फिर ठंडा हो जाता है। तो ये प्रोसेस की वजह से क्या होता है, वो क्रिस्टलाइजेशन शो करता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, मिल्की हो जाता है। फिर है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो बताया था मैंने 4 टाइप के आपको पढ़ने हैं, आयनिक, कोवेलेंट, मेटेलिक, मॉलिक्यूलर। तो ये देख लेते हैं। तो इसमें आपको आयनिक सॉलिड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होता है, आयंस होते हैं, कटायंस और अनायंस। आयनिक सॉलिड में इसकी बाइंडिंग क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से बॉन्ड होते हैं, बाइंडेड होते हैं। हार्डनेस देखें तो हार्ड एंड ब्रिटल होता है, हार्ड होता है बट ब्रिटल होता है ड्यू टू नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। मेल्टिंग पॉइंट हार्ड है तो इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। और कंडक्टेंस तो बैड कंडक्टर इन सॉलिड बट गुड कंडक्टर इन मोल्टेन स्टेट। एग्जांपल देखें तो NaCl आपका हो गया, CaI2 Na2, ऐसे ही आपका क्या हो गया, सारे आयनिक सॉलिड के एग्जांपल्स हैं। सेकंड है आपका कोवेलेंट सॉलिड, या नेटवर्क भी बोलते हैं इसको, नेटवर्क सॉलिड। तो इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो एटम्स होते हैं, नॉन मेटल एटम्स, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जो इसमें बॉन्डिंग होती है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, और इसको जाइंट मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि कौन सा सॉलिड जो होता है वो जाइंट मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो ये कौन सा होता है, कोवेलेंट सॉलिड। और हार्डनेस देखें तो एक्सट्रीमली हार्ड होता है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो हाई होगा। और कंडक्टेंस इसका बैड एक्सेप्ट ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट को छोड़ के ये बैड कंडक्टेंस होता है। एग्जांपल है इसका डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन, क्वार्ट्ज एक्सेट्रा। फिर है आपका मेटेलिक सॉलिड। तो मेटेलिक सॉलिड में आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, कर्नल्स, ठीक है, एटम्स आफ्टर लूजिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कर्नल्स जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं नेचर के, और इसका जो बॉन्ड होता है वो मेटेलिक बॉन्ड होता है इसमें, अट्रैक्शन बिटवीन कर्नल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। और इसका जो हार्डनेस है वो हार्ड, मेलिएबल बट डक्टाइल होते हैं। और हार्डनेस जो है वो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है, गुड कंडक्टर होता है। इसका एग्जांपल हो गया कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ब्रास, ब्रॉन्ज एक्सेट्रा। फोर्थ है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो गए, वो भी मॉलिक्यूल्स हो गए। इसमें जो फोर्सेस होते हैं, बाइंडिंग जिससे होती है, वंडरवाल फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। और ये सॉफ्ट होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होता है। और बैड कंडक्टर होते हैं, एग्जांपल हो गया आइस, सल्फर, आयोडीन और फॉस्फोरस। तो ये थे आपके क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इस चार्ट में से भी क्वेश्चन बनते हैं, आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे एक क्वेश्चन है, सॉलिड इज एक्सट्रीमली हार्ड, इट इज़ अ बैड कंडक्टर बोथ इन solid state as well as in molten state, which type of crystalline solid it is। तो ये आपका कोवेलेंट सॉलिड है। आप देख सकते हैं इसमें क्या बोला, एक्सट्रीमली हार्ड। तो सबसे ज़्यादा हार्ड कौन सा होता है, देखिए कोवेलेंट सॉलिड। साथ ही इसने एक और चीज़ बोली है कि बैड कंडक्टर इन बोथ मोल्टेन एज वेल एज सॉलिड स्टेट। तो ये कौन सा है आपका, कोवेलेंट सॉलिड ही है, क्योंकि इसमें देखिए आपका सीधा बैड कंडक्टर लिखा हुआ है। अगर ये किसी एक स्टेट पे कंडक्ट करता है तो ऊपर वाले की तरह आयनिक की तरह इसमें मेंशन होता। तो ये आपको इस चार्ट में से पूछ सकते हैं कैसे भी क्वेश्चंस, तो आपको ये चार्ट को ध्यान से पढ़ना है। फिर है आपका एक नोट है, ग्रेफाइट इज़ गुड कंडक्टर बिकॉज इट हैज़ वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन विच इज़ डीलोकलाइज्ड वाइल डायमंड हैज़ नॉट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो ये आपको पता ही होगा ग्रेफाइट क्यों कंडक्ट करता है, क्योंकि इसके अंदर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, बस इसी वजह से वो ग्रेफाइट जो है वो कंडक्ट करता है।
और डायमंड नहीं करता है। उसके बाद है आपका क्रिस्टल लटाइस और स्पेस लटाइस। और रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन थ्री डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लटाइस और स्पेस लटाइस। तो ये इसका डेफिनेशन है कि अगर आप रेगुलर अरेंजमेंट करें पॉइंट्स का थ्री डायमेंशनल में, ठीक है, 3 डायमेंशन में, तो वो जो होगा वो क्या कहलाएगा आपका क्रिस्टल लटाइस या स्पेस लटाइस। फिर आपका द इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लटाइस। तो पहला पॉइंट है ईच पॉइंट इन लटाइस इज कॉल्ड लटाइस पॉइंट एंड द पोजीशन विच इट ऑक्यूपाइज इज कॉल्ड लटाइस साइट। ठीक है, तो हर पॉइंट को क्या कहेंगे हम, लटाइस पॉइंट कहेंगे, और उसका साइट को क्या कहेंगे, लटाइस साइट कहेंगे। सेकेंड है ईच लटाइस पॉइंट रिप्रेजेंट अ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम, आयन और मॉलिक्यूल। जितना भी आपका जो लटाइस पॉइंट होगा, ठीक है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एटम, आयन या मॉलिक्यूल, तो वो सॉलिड पे डिपेंड करता है। फिर है आपका द लटाइस पॉइंट आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइन टू ब्रिंग आउट द ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल। तो अगर 3D आपने अरेंजमेंट कर रखा है पॉइंट्स का, उन पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर देंगे तो वो क्या देगा आपको, ज्योमेट्री दे देगा क्रिस्टल का, कि उसकी ज्योमेट्री कैसी है। फिर आपका एक नोट है, देयर आर 14 डिफरेंट 3 डायमेंशनल लटाइस कॉल्ड ब्रेविस लटाइस। तो 14 तरह के 3 डायमेंशनल लटाइसेस होते हैं जिनको ब्रेविस लटाइस कहा जाता है। यूनिट सेल, the smallest portion of a crystal lattice which on being repeated in 3-dimensional shape produces the whole lattice is called unit cell। तो स्मॉलेस्ट पोर्शन किसी भी क्रिस्टल लटाइस का सबसे छोटा हिस्सा जो होगा, जिसको रिपीट अगर आप करते रहे तो एक 3 डायमेंशनल स्पेस पे पूरा लटाइस बना देगा, वो क्या कहलाता है आपका यूनिट सेल। आप दीवार के एग्जांपल से ले सकते हैं, जैसे आपका दीवार किससे बनती है, ईंट से, तो वो जो एक ईंट होगी उसको क्या कहेंगे आप, यूनिट सेल, क्योंकि आप देखेंगे कि उसी ईंट को, वैसे ईंट को क्या करते हैं, रिपीट उसको लगाते रहते हैं और दीवार आपकी खड़ी हो जाती है। तो जो एक ईंट है उसको आप क्या समझ सकते हैं, यूनिट सेल। ठीक है, तो वही चीज़ में कहा है, इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है। फिर आपका टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल पहला है, द यूनिट सेल इन विच लटाइस पॉइंट्स और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर रिप्रेजेंट एट कॉर्नर्स ओनली, इट इज़ कॉल्ड प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो जिसके जो लटाइस पॉइंट या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सिर्फ कहाँ मौजूद हो, कॉर्नर्स पे, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल। सेकेंड है आपका सेंटर्ड यूनिट सेल या नॉन प्रिमिटिव। तो ये 3 तरह के होते हैं। पहला है आपका बॉडी सेंटर्ड, ठीक है, तो बॉडी सेंटर में है अ यूनिट सेल इन विच लटाइस पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज बॉडी सेंटर इज कॉल्ड बॉडी सेंटर यूनिट सेल। तो वो यूनिट सेल जिसके जो लटाइस पॉइंट है वो कॉर्नर्स पे तो हो ही, साथ ही बॉडी के सेंटर पे भी हो, उसको क्या कहेंगे, बॉडी सेंटर यूनिट सेल। बी है आपका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, अ यूनिट सेल इन विच constituent particles are present at corners as well as face center is called face center unit cell। तो वो यूनिट सेल जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो कहाँ हो, कॉर्नर्स पे तो हो ही, लेकिन जो फेस होते हैं आपके जो, उन पे भी ये प्रेजेंट हो, फेस के सेंटर, तो इसको क्या कहेंगे, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फिर आपका एंड सेंटर यूनिट सेल। तो इन द यूनिट सेल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज 2 अपोजिट फेसेस ऑफ यूनिट सेल। तो ये आपके कॉर्नर्स पे तो होंगे ही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, लेकिन साथ ही साथ 2 अपोजिट फेसेस पे भी होंगे। ये क्या होता है आपका एंड सेंटर यूनिट सेल। तो ये थे आपके सेंटर्ड यूनिट सेल के 3 टाइप्स। इसमें पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल है जो कि मिस हो गया था, तो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। तो ये पैरामीटर्स है कि इट्स डायमेंशन जो अलोंग द 3 एज ABC मे और मे नॉट बी परपेंडिकुलर। तो ये आपके परपेंडिकुलर हो भी सकती है और नहीं भी, ठीक है, जो इसके डायमेंशंस है। और सेकंड है इसका एंगल्स बिटवीन द एज अल्फ़ा, बीटा, गामा।
ठीक है, ये होते हैं। तो इसी के बेसिस पे आपका जो आगे हम देखेंगे कुछ यूनिट सेल्स के टाइप्स वो डिफाइन होते हैं, मतलब उसके पैरामीटर्स दे रखे हैं। तो मैं इसकी बात कर रहा था कि जैसे आपका क्यूबिक और टेट्रागनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, ये सारे क्या हैं आपके, ये जो हैं आपके ब्रेविस लटाइस है, ठीक है, जो कि आपको मैंने ऊपर बताया था 14 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, इसके जो एजेस हैं वो क्या होंगे, वो ABCD लेते हैं, और उनके बीच के जो एंगल होते हैं वो क्या लेते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा। यही क्या होते हैं इसके पैरामीटर्स, वही मैंने ऊपर लिख रखा है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये टॉपिक है आपका क्रिस्टल सिस्टम एंड ब्रेविस लटाइस। तो ये आपके 7 तरह के सिस्टम हैं, ठीक है, 7 तरह के सिस्टम हैं, क्यूबिक, टेट्रागनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। तो इसके एज लेंथ जो होंगे क्यूबिक का, तीनों बराबर होंगे। एंगल्स क्या होगा, तीनों 90 डिग्री पे होगा। और यूनिट सेल कौन कौन सी बनाएंगे, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर, ठीक है। तो अभी आप कंफ्यूज मत होना कि मैंने बोला ब्रेविस लटाइस 14 टाइप के होते हैं, यहाँ 7 क्यों लिख रखे हैं। 7 ही क्रिस्टल के सिस्टम है, ठीक है। सिस्टम के जो नंबर है कितने हैं, वो 7 है, लेकिन जो यूनिट सेल हैं वो कितने होंगे, वो 14 होंगे। वो मैं आपको ये 7 कंप्लीट होने के बाद गिनवाता हूँ। तो क्यूबिक में आपने देख लिया क्या क्या होंगे, एज लेंथ क्या होगी, बराबर होगी, और एंगल्स भी होंगे वो 90 डिग्री के बराबर होंगे तीनों, अल्फ़ा बीटा गामा। और टेट्रागनल में देखें तो AB बराबर होगा C नॉट इक्वल टू होगा, और तीनों एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। और ये कौन कौन से यूनिट सेल बनाएंगे, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर। फिर है ऑर्थोरोम्बिक, इसमें तीनों जो होंगे एजेस वो क्या होंगे, नॉट इक्वल होंगे, और एंगल्स जो होंगे उनके बीच के वो क्या होंगे, वो 90 डिग्री एंड इक्विवेलेंट होंगे। और ये कौन कौन से यूनिट सेल बनाएंगे, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और एंड सेंटर। फिर है आपका हेक्सागनल, तो A इक्वल टू B होगा और वो नॉट इक्वल टू C होगा, मतलब कि तीसरा जो होगा दोनों से अलग होगा। और अल्फ़ा बीटा 90 डिग्री बनाएंगे, और गामा जो होगा वो आपका 120 डिग्री बनाएगा। और ये कौन सा यूनिट सेल देगा, प्रिमिटिव। फिर रोम्बोहेड्रल है, तो A इक्वल टू B इक्वल टू C होगा, और जो इसके एंगल्स होंगे वो 90 डिग्री नहीं होंगे, लेकिन बराबर होंगे जितना भी होगा। और ये प्रिमिटिव यूनिट सेल बनाएगा ये भी। और मोनोक्लिनिक, तो इसमें एजेस जो होंगे वो नॉट इक्वल टू होंगे एक दूसरे के, और एंगल्स अल्फ़ा गामा जो होगा 90 डिग्री होगा, बीटा लेकिन 90 डिग्री नहीं होगा। और ये प्रिमिटिव एंड सेंटर यूनिट सेल देंगे। फिर है ट्राइक्लिनिक, तो इसमें एज लेंथ जो होगी वो तीनों नॉट इक्वल टू होगी, और साथ ही इनके जो एंगल्स होंगे वो भी नॉट इक्वल टू 90 होंगे, और ये भी प्रिमिटिव यूनिट सेल देगा। तो ये थे आपके सिस्टम्स, क्रिस्टल सिस्टम 7 तरह के। अब देखिए यूनिट सेल, तो क्यूबिक कितने बना रहा है, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, कितने हो गए 3। टेट्राहेड्रल कितने बना रहा है 2, ठीक है, ये हो गया 5। फिर ऑर्थोगोनल कितने बना रहा है, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एंड सेंटर, 4। तो 5 4 कितने हो गए 9। हेक्सागोनल क्या बनाता है, प्रिमिटिव, तो 9 और 1 10। फिर रोम्बोहेड्रल प्रिमिटिव, तो 11 हो गया। मोनोक्लिनिक प्रिमिटिव एंड सेंटर, तो 12 और 13। और लास्ट ट्राइक्लिनिक, ये क्या बनाता है, प्रिमिटिव। तो टोटल कितने हो गए 14। तो यही 14 तरह के यूनिट सेल्स होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, ब्रेविस लटाइस। तो होप कि समझ में आ गया हो आपको। आप कमेंट कर सकते हैं नीचे कोई भी दिक्कत हो तो, और प्लीज़ लाइक ज़रूर करना अगर अभी तक भी नहीं किया है लाइक तो। फिर है इसके बाद टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। तो पहला है आपका सिंपल क्यूबिक सेल। इन दिस टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट 8 कॉर्नर्स। तो सिंपल क्यूबिक में क्या होते हैं, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो 8 किनारों पे जो होगा यूनिट सेल के वो प्रेजेंट होगा। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना हो गया, तो 8 कॉर्नर्स होते हैं, और उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 होता है, ठीक है। तो आपका जो एक यूनिट सेल में जो कितना एटम हो जाएगा, फिर 1, टोटल कितना हो गया 1, ठीक है। आप
एज्यूम करना पड़ेगा, ये आपको 8 कॉर्नर होते हैं ये तो आपको पता है, लेकिन जो उनका हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन जो होता है वो कितना होता है 1/8 होता है। ठीक है, एक जो किनारे का एटम होता है वो 8 हिस्सों में जो होता है वो बटा होता है, और उसका सिर्फ एक हिस्सा जो होता है वो उस एक यूनिट सेल के अंदर आता है, इसीलिए 1/8 से इसको डिवाइड कर रखा है। और टोटल कितना हो जाएगा फिर एक, मतलब एक यूनिट सेल के अंदर एक जो एटम है वो होता है किसमें, सिंपल क्यूबिक सेल में। फिर है आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल BCC। तो इन दिस यूनिट सेल 8 पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट 8 कॉर्नर्स एंड 1 इन द बॉडी सेंटर, तो ये बताया था। तो अब ये देखिए कि आपको 8 कॉर्नर्स पे क्या है, वो तो एक एक प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो 8 कॉर्नर्स का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, ऊपर दिखाया था सिंपल क्यूबिक में, उसका कितना होगा 1, प्लस इसमें क्या बोला एक बॉडी सेंटर पे भी होगा, तो बॉडी के जो सेंटर पे है वो तो पूरा का पूरा क्या होगा उसी यूनिट सेल के अंदर होगा। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल क्या हो जाएगा, 8 किनारों का टोटल मिला के 1 प्लस 1 बीच में, टोटल कितना हो गया 1 + 1 = 2। ठीक है, फिर आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इन दिस यूनिट सेल 8 atoms are present at 8 corners and 6 are present at 6 faces। फेस सेंटर में बताया था कि कॉर्नर पे तो होंगे ही, लेकिन साथ में जो फेस सेंटर होंगे उस पर भी होगा। तो फेस कितने होते हैं किसी भी क्यूब के, 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, तो वहाँ भी वो प्रेजेंट होगा। तो अब देखिए ये तो समझ में आ गया होगा कि अगर 8 किनारों पे है तो उसका टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1 टोटल मिला के, और साथ ही में 6 सेंटर्स पे जो फेसेस है उनके भी प्रेजेंट है, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो हाफ होता है। ठीक है, कैसे, अगर आप फेस है उसके सेंटर पे ये है तो आधा क्या होगा इस साइड होगा और आधा उस साइड होगा, लेकिन हम तो अभी एक ही यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर कितना हिस्सा आया एक एटम का आधा, इसीलिए हमने 6 × हाफ कर रखा है। तो फेसेस का कंट्रीब्यूशन टोटल कितना हो गया 3। ठीक है, 6 फेस है 1/2 करेंगे तो 3। तो इस सेल के अंदर कितने एटम्स हो गए, एक जो कि कॉर्नर्स का मिला के प्लस 3 जो कि फेसेस का मिला के, टोटल कितने हो गए FCC के अंदर 1 + 3 4। तो फिर से बता देता हूँ, सिंपल क्यूबिक में एक टोटल एटम कंट्रीब्यूशन होता है एक यूनिट सेल के अंदर। ठीक है, BCC में 2 और फेस सेंटर में 4। ठीक है, तो इसके ऊपर आपके क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से टेबल बना रखा है रिवाइज करने के लिए। आप ये देख सकते हैं डायमेंशन कॉर्नर पे नंबर ऑफ कितने आइटम्स टोटल प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर्स कितने होते हैं 8। ठीक है, और उनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/8। ठीक है, बॉडी सेंटर कितना होता है, एक ही सेंटर होता है किसी भी सेल का, बॉडी का सेंटर कितना होगा एक ही होगा, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है पूरा 1। और फेस सेंटर किसी भी क्यूब में कितने फेसेस होते हैं 6, और उनका कंट्रीब्यूशन क्या होगा 1/2। एज पता होगा होप कि आपको, एजेस कितने होते हैं 12 एजेस होते हैं। ठीक है, किनारे जो होते हैं वो कितने होते हैं 12, और सबका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/4। और बॉडी डायगोनल अगर आप एक किनारे से दूसरे किनारे देखेंगे तो 4 बॉडी डायगोनल बनेंगे। ठीक है, उन सब का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1। तो ये था, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इसी पे आपको क्वेश्चन बनता है कि क्वेश्चन है P एटम आर एट कॉर्नर्स एज वेल एज फेस सेंटर। ठीक है, जो P एटम है वो क्या है, वो कॉर्नर पे है और साथ ही साथ फेस के सेंटर पे भी है। Q एटम आर एट एजेस एज सेंटर एंड बॉडी सेंटर, डिराइव द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, ये पूछा जाता है। तो नंबर ऑफ P एटम्स हम पहले निकालेंगे पर यूनिट सेल। तो P एटम देखिए कहाँ कहाँ है, इसने क्या बोला है कि एक कॉर्नर्स पे तो होंगे ही, साथ में फेस सेंटर पे भी होगा, ये हमने ऊपर अभी देखा था। तो कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन पहले देखिए, कॉर्नर्स कितने होते हैं यहाँ देखिए टेबल पे 8, इन सब का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8, तो उसको 8 से 1/8 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल है। प्लस और कहाँ बोला है फेस सेंटर पे, फेस कितना होता है 6, उन सब का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2, 6 × 1/2 कर दीजिए, सिंपल। सॉल्व करेंगे कितना हो गया 4, तो हमारे पास नंबर ऑफ P एटम्स निकल गए कितने 4।
अब हम नंबर ऑफ़ क्यू एटम्स देखते हैं। तो इसमें क्या बोला है, क्यू कहाँ, एज सेंटर पे, एज सेंटर पे जो है वो प्रेजेंट होता है। तो पहले देखते हैं एज कितने होते हैं। एज कितने होते हैं, 12, ठीक है। 12 इंटू इन सब का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2। तो हम सॉरी 1/4, तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस और कहाँ बोला है, बॉडी सेंटर पे। बॉडी सेंटर कितनी होती हैं, एक ही होती है, और उसका कंट्रीब्यूशन भी क्या होता है, पूरा एक ही होता है। तो सॉल्व करेंगे, 3 + 1 4। अब फॉर्मूला कैसे लिखना है, तो इसको रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं, P/8, सॉरी Q। तो P कितना निकला हमारा, 4, Q कितना निकला, 4। तो आंसर क्या हुआ, 4:4। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 4 से दोनों कट जाते हैं, 4 × 4, तो एक एक बार में कटते हैं, 1:1 हो गया, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन गया, P1Q1। सिंपली आप PQ लिख सकते हैं, ठीक है। एक और मैं बता देता हूँ, P atoms are at corners and Q atoms at alternate faces. Derive the formula of compound. तो ये नंबर ऑफ P atoms क्या बोला, पर यूनिट हम निकालेंगे। तो इसमें क्या बोला, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, तो कॉर्नर्स कितने होते हैं, 8, और कंट्रीब्यूशन कितना होता है सबका, 1/8। तो ये कितना हो गया, 1। फिर बोला Q एटम एट अल्टरनेट फेसेस, ठीक है, अल्टरनेट फेसेस। तो अल्टरनेट फेसेस अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, 2 फेसेस बनेंगे, ठीक है, 2 फेसेस बनेंगे। अगर आप एक को छोड़ के एक देखेंगे तो, ठीक है, तो आपको 2 फेस मिलेंगे, क्योंकि आपको 4 ऊपर नीचे को अगर भी छोड़ दें, ठीक है, तो 4 फेसेस होते हैं, तो 4 में अल्टरनेट 2 ही बनेंगे। तो ये हो गया आपका टोटल कितना हो गया Q का, 1। तो P/Q बनेगा कितना, 1:1। फॉर्मूला क्या हो गया, PQ। ये क्वेश्चन है, आप ये ट्राई कीजिए, ये भी वैसा ही होगा, ठीक है। आपको बस कितने फेस या कितने एज या कितने कॉर्नर्स होते हैं ये पता होना चाहिए, और उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी मैंने सॉल्व कर रखा है, आप हेल्प ले सकते हैं, खुद ज़रूर ट्राई करें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। और इसके बाद है आपका क्लोज पैकिंग। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, ठीक है। तो क्लोज पैकिंग जो है इसके अगले पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो अगला पार्ट ज़रूर देखना, और अगर अभी तक ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को यार लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताओ। मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। तो कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करो, और इसको शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, तो आप इसका डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। आपको अगर चाहिए होगा तो आप ले सकते हैं, ठीक है। और इसको शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, और अगर अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, बाय।